नमस्कार दर्शकों, शाम 5 बजे की प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। बिहार में पहले फेज के 1 से 21 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटर्स को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से गायब है। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के लिए 10 मर्तबा 22 मर्तबा 10 बूथ पर वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल ने सबसे पहले हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का वीडियो दिखाया। राहुल ने कहा कि इलेक्शन के 2 दिन बाद सीएम ने एक बाइट दी जिसमें उन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया। अब यह व्यवस्था क्या है? इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद बीजेपी का भी पलटवार आया है। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, वो देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। चुनाव हारने पर राहुल गांधी सिस्टम को बदनाम करते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। इसलिए ये पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा में पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके लिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। दिस राइट, दिस इज द लाइज written, this is the lies written inside the voter list of Haryana. We are showing you that the Haryana voter list is flawed, right? If you give us the entire database, 2 मिनट में हम ये सारे मतलब डुप्लीकेट्स फोटो सब निकाल देंगे, बट वो हमें डेटाबेस नहीं देते। वेबसाइट पे फोटो भी नहीं दिखाते, क्योंकि वेबसाइट पे फोटो दिखाती है पता लग जाता कि भाई ये ब्राजीलियन औरत है, ये 200 फोटोज हैं, तो वेबसाइट पे भी फोटो नहीं दिखाते, right? So it is, you have to understand, it is not our job. Our job is to fight elections. The election commission's job is to make sure the elections are fair. तो राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी का पलटवार आया है, वो भी आपको सुनना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रजातंत्र का है जो सरकारी दुरुपयोग किया गया वो कांग्रेस का है। ये काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुक्रम है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से कुछ ऐसे बातें जो अपना विफलता को छुपाने के लिए प्रेस को एड्रेस किया। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि पिछले पार्लियामेंट सत्र में एक महिला का तस्वीर लेकर के, मीनता देवी नाम की एक महिला का तस्वीर को टी शर्ट में छपवा करके पार्लियामेंट के परिसर में घूमते रहा और उसको इतना उछला, शाम तक वो महिला ने इतना डांटा कांग्रेस पार्टी को कि उसको उम्र को 124 बता करके जितना बदनाम किया। तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इश्यू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। तो एसआईआर को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, लगातार उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार मामला हरियाणा का था, जहां कहा जा रहा है कि बीजेपी ने गलत तरीके से चुनाव जीता। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर रोहित सक्सेना मेरे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी के। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है। योगेश सिहाग मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी। जगदीश सिंह मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक पांडे मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी के नेता से पूछूंगा। डॉक्टर रोहित, मुझे एक बात बताइए, 25 लाख वोट चोरी हो गए, ब्राजील की मॉडल की फोटो वहां पर लगी हुई है, एक ही घर में, एक ही मकान नंबर में 100 लोग रह रहे हैं, एक ही महिला की फोटो 150, 200 जो वोटर्स हैं उनकी तस्वीरों में लगा हुआ है, एक ही महिला की उम्र 50 भी है, 40 भी है, 70 भी है, 80 भी है, 104 भी है। ये जो अनियमितताएं दिख रही हैं इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? राहुल गांधी जो आरोप लगा रहा है उसको किनारे रखिए,
पहले इस पर मैं चाहता हूं आप क्या कहते हैं। हर हर महादेव, वंदे मातरम। हर हर महादेव। डॉक्टर रोहित। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं उसके पहले जो वोटर लिस्ट है वो पब्लिश हो जाती है, सारी पार्टियों को मिल जाती है। पार्टी अपने बूथ एजेंट, बूथ प्रभारी, बूथ इंचार्ज इनको दे देती है, और यदि कोई त्रुटि होती है तो उसका एक निश्चित समय दिया जाता है कि इस समय के भीतर आप इसकी त्रुटियां सही करा दीजिए जी। मैं, आप और एक आम इंसान जब वोट डालने जाता है जी। तो सबसे पहले बूथ पे जाता है, अपना वोटर कार्ड या पहचान पत्र दिखाता है, वहां से पर्ची लेता है और वोट डालने चला जाता है। क्या सही प्रक्रिया बता रहा हूं? जी। मुझे बताइए, आज तक कोई भी बूथ एजेंट, बूथ प्रभारी, बूथ इंचार्ज जिसने ये शिकायत करी हो जो राहुल गांधी उंगली उठा रहे? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोग बचपन में देखते थे ना, जब किसी बालक से कोई गलती हो जाती थी तो अपनी गलती छुपाने के लिए कहता था वो देखो वो देखो वो देखो, और लोग दूसरी तरफ देखते रहते थे और वो अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश करता था। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ये एक मतलब पहले से इस बात का अंदाजा हो गया है कि वो बिहार चुनाव हार रहे हैं, जिसकी वजह से वो हरियाणा का मुद्दा ले आए। बिहार में भी तो ये मुद्दा उठाया था उन्होंने। मुझे बताइए कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किए, कितने लोगों ने कहा मेरा नाम कट गया है। इन लोगों ने तो बाकायदा अल्पसंख्यकों का सहारा लेकर के कह दिया कि उनके नाम उड़ा दिए गए। एक भी अल्पसंख्यक जो योग्य वोटर हो, जो योग्यता के सारी पात्रता की सारी योग्यताएं पूर्ण करता हो, कोई व्यक्ति सामने आए जिसने कहा हो कि नहीं मेरा नाम काट दिया गया जी। तो राहुल गांधी, अब समस्या क्या है उनके साथ कि वो अपनी गलतियां, अपनी हार किसी, अच्छा क्या कांग्रेस चुनाव जीतती नहीं है? हम चुनाव हारते नहीं, हम हार को स्वीकार करते हैं और इनको बधाई देते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही हारते हैं ईवीएम बेवफा है, चुनाव आयोग बेईमान है, और इसी सब क्षेत्र में लग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक परिपक्व राजनेता के रूप में राहुल गांधी जी को सामने आना चाहिए और परिपक्वता की एक मिसाल देनी चाहिए। इस तरह से आरोप लगाने की क्या प्रक्रिया होती है? चुनाव आयोग तो जब आप 12 अगस्त को सदन में खड़े होकर के ममता देवी का नाम लेकर के आए थे ना, जिसकी त्रुटि 1 अगस्त को पाली गई थी, 10 अगस्त को पुनः उसका आवेदन भरवा लिया गया था बीएलओ द्वारा, और 12 अगस्त में आप लेकर के वहां खड़े हो। कोई सच्चाई दिखी आप लोगों को उसमें? राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है, चूंकि राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और वो इसलिए राजनीति में कुछ भी अल्ल बल्ल सल्ला करते हैं, और पूरी कांग्रेस एक ही तरफ से लगी हुई है कि किसी तरह से वो एस्टैब्लिश हो जाए राजनीति में, जो कि वो हो नहीं पा रहे। अगर मुझे एक बात बताइए, अगर बीजेपी इनके अनुसार सारे काम कर रही है तो हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी रैलियां करेंगे, हमारे इतने सारे नेता जाकर के वहां पर अपना दिन रात खपाएंगे क्या? इतनी मेहनत करेंगे क्या? और हरियाणा चुनाव में शैलजा कुमार से लेकर के इनके प्रदेश अध्यक्ष तक ने ये कहा है कि कांग्रेस को उसके पार्टी के लोग ही हरा रहे हैं। सुना ना आपने स्टेटमेंट जी। तो क्या उन्होंने कुछ किया? लेकिन हार का ठीकरा कहां फोड़ रहे? ये राजनीतिक अपरिपक्वता का मुझे लगता है प्रदर्शन। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको एक परिपक्व राजनीतिक के रूप में रह करके अपनी बातों को ठीक से रखना चाहिए, वरना वैसे भी जनता ने उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया, पार्टी भी बहुत जल्दी उनको गंभीरता से लेना बंद कर दी। ठीक है, पॉइंट टेकन डॉक्टर रोहित। मैं योगेश जी के पास जा रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता। योगेश जी, जिस तरह की अनियमितता देखने को मिली, राहुल गांधी ने 1.5 घंटे का पूरा प्रेजेंटेशन दिया, वोटर लिस्ट दिखाई, किस तरह से वोटर्स के नाम गलत हैं, तस्वीरें गलत हैं, उनके एड्रेसेस गलत हैं, ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई दी वोटर लिस्ट में, एक ही नाम कई बार रिपीट हैं, एक ही एड्रेस पे कई सारे लोगों के रहने की जो डिटेल उन्होंने दी। बीजेपी का आरोप यह है कि आप हार रहे हैं, यह हार की खीज है जो इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और डिटेलिंग के जरिए कांग्रेस उतार रही है। योगेश जी। देखिए अमित जी, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी प्राइम न्यूज के दर्शकों को और प्रवक्ता पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार, राम राम। और देखिए, माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने आज जो, इससे पहले भी उन्होंने खुलासा, बिल्कुल जो एक सीट का और जो चुनाव में वोट चोरी का खुलासा किया है, और आज तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि ये खुलासा हरियाणा के संदर्भ में है। पूरा देश, क्या मीडिया, हर जगह स्पष्ट रूप से ये था कि हरियाणा में कांग्रेस को बम्पर जनादेश मिल रहा है जी। परंतु उसके बावजूद भी, जब देखिए हैरानी तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी
जिन्हें ये लग रहा था कि 15-20 सीटें मुश्किल से आएगी, और उसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी जब चुनाव में काउंटिंग से एक दिन पहले कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, तो व्यवस्थाएं कर ली गई है क्योंकि वो उनके मुंह से निकल गई वो शब्द, जो उनके इंटरनल जो व्यवस्थाएं थी वो पूरे देश ने देखी है, और आज भी माननीय राहुल गांधी जी ने उस वीडियो का जिक्र किया है। और देखिए उसके साथ साथ अमित जी, हरियाणा में लगा लीजिए हर जगह जब वोटिंग हो जाती है तो चुनाव आयोग के डाटा में एकदम से 2-3 दिन बाद कैसे वोटों की संख्या बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ जो आज बताया कि ब्राजील की महिला जो एक मॉडल है, उसकी ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें उन्होंने विद प्रूफ दी है कि 20-20 बार उसके वोट डले हैं, नाम चेंज करके, फोटो सेम है, और उसके साथ साथ डुप्लीकेट वोट इतने बढ़ा दिए गए, और जो वो 25 लाख का आंकड़ा बैठता है जी। और जबकि हरियाणा में केवल 2 करोड़ वोटों की संख्या है, और उसके बावजूद भी हरियाणा में देखिए 39% वोट कांग्रेस पार्टी ने लिया और 39 पॉइंट समथिंग भारतीय जनता पार्टी का बड़ा, इतना कुछ गोलमाल करके भी। और उसके बाद देखिए अगर हमारे पास, जैसे अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था, अगर हमें कोई चुनाव की हार अगर स्वीकार ना होती तो हम ये खुलासा एक दिन बाद भी कर सकते थे। आज 1 साल से ज्यादा लंबा समय हुआ है, इस पे पूरा रिसर्च वर्क हुआ है, और ये भी जब हुआ है जब चुनाव आयोग विद फोटो। योगेश जी, आप तो तारीख देखकर ऐसा लगता है कि पूरा प्री प्लान था। ये इत्तेफाक तो योगेश जी नहीं था, ये तो पूरा प्री प्लान था। पता है कल चुनाव में 121 सीटों के लिए पहले फेज की वोटिंग है और उससे पहले राहुल गांधी का ये प्रेजेंटेशन आ रहा है, तो ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता कि तैयारी चल रही थी और अचानक से आज सब कुछ हुआ। ये तो पूरा प्लानिंग के साथ ही किया गया ना, ये तो समझ में आ रहा है। ये हमारी रिसर्च सेल जो है वो पूरा वर्किंग कर रही है, अभी तो और भी खुलासे होने हैं। और आप देखिए कितनी बड़ी बात है, अभी आपने ही दिखाया कि भाजपा के जो प्रवक्ता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी कर रहे हैं, एक माननीय विपक्ष के नेता है, जनता की आवाज है, उन्होंने खुलासा किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों मौन है? अगर वो प्रूफ के साथ जवाब दे। ठीक है, मैं जगदीश जी के पास जा रहा हूं। ठीक है योगेश जी, पॉइंट टेकन। अगर सही नहीं है तो ये देखिए अमित जी, मेरी बात कंप्लीट कर लूं, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए, जो इन लोगों से हमें संविधान को बचाने की बात थी, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है योगेश जी। जगदीश सिंह जी के पास जाओ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जगदीश जी, मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी ये पहली मर्तबा नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने 1-2 बार प्रेजेंटेशन दी हैं और तमाम खामियां, चाहे दक्षिण भारत के राज्य रहे हों, बिहार को भी लेकर, और हरियाणा के बारे में उन्होंने डिटेलिंग की है। इलेक्शन कमीशन की चुप्पी सवाल खड़े कर रहा है, या ये पॉलिटिकल वेंडेटा है कांग्रेस पार्टी का? और जो रिसर्च, जो दिक्कतें, जो परेशानियां राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उसे लेकर कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूं आपके पास इतने प्रूफ हैं, ब्राजील की मॉडल वोट करके चली गई, आपके पास प्रूफ है 25 लाख वोट चोरी हो गए, आपके पास प्रूफ है कि एक ही महिला की 10 उम्र दिखाई गई, एक ही परिवार के लोग 100 लोग 150 लोग एक ही मकान नंबर में रह रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। प्रेजेंटेशन से बेहतर है, मुझे लगता है कि कोर्ट में जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपको अपील करनी चाहिए, एक लीगल रेमेडी का अख्तियार करना चाहिए पार्टी को। बनस्पत की सिर्फ बातें करने से क्या फायदा है? कुछ फर्क पड़ा बीजेपी को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को, लेकिन आप लीगल एक्शन लेंगे तब शायद बीजेपी को भी कुछ एक्टिव होने का मौका मिले, वो भी जवाब दे। ये तो डिबेट होती रहेगी, राहुल गांधी प्रेजेंटेशन देते रहेंगे, बिहार में वोटिंग हो जाएगी पहले फेज की। योगेश जी अभी नहीं योगेश जी, नॉट नाउ, इट्स नॉट योर टर्न सर, इट्स नॉट योर टर्न, आई एम टॉकिंग जगदीश जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सिंह साहब। अमित जी, हाँ, देखिए राहुल जी को क्या करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं जी, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बनी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी विपक्षी दल अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई बात कहता है या इलेक्शन कमीशन से किसी सुधार की या आशा करता है, प्रत्याशा करता है, अपेक्षा करता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी आड़े आती है, सरकार आड़े आती है जी। और समस्या इसी बात से, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसको निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। और जो विपक्षी दलों की शंकाएं हैं
इसी कारण से है कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलता, भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाती है। रही बात राहुल जी की, जो बार बार बात उठा रहे हैं, उन बातों में दम है। अगर इनमें इनकी बातों में दम है तो इलेक्शन कमीशन को आगे आकर के उनकी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने 14,000 एफिडेविट दिए इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अमित जी कोई उसका जवाब नहीं दिया। और यही कारण है कि विपक्षी दलों में इलेक्शन कमीशन के प्रति भरोसा और विश्वास उठ चुका है। और चूंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन दबाव में रहता था कि कम से कम सीजीआई, जिसमें देश के न्यायपालिका के हेड होते थे, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन चयन में, कमिश्नर के चयन में उनका रोल होता था, तो लोगों को भरोसा था कि नहीं, सीजीआई और नेता प्रतिपक्ष अगर है तो एक निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति इलेक्शन कमीशन की संवैधानिक संस्था की कुर्सी पर बैठेगा, जो भारत के लोकतंत्र को बचाएगा, टीएन शेषन जैसा होगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके ये नीयत अपनी खराब की है कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सीजीआई को हटाया है, तब से जनता का विश्वास और भरोसा अवश्य इलेक्शन कमीशन पे घटा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है अमित जी। और मेरा कहना है कि इलेक्शन कमीशन को अपना भरोसा और विश्वास कायम करना चाहिए, जैसा कि विपक्ष चाहता है। ईवीएम खत्म करना चाहिए, बैलेट से चुनाव कराने चाहिए, और अपनी निष्पक्षता जिस तरह से टीएन शेषन साहब के टाइम में इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता और भरोसा था, वो विश्वसनीयता और भरोसा कायम करना चाहिए। जगदीश जी, जब से योगेश कुमार जी आए हैं अमित जी, ज्ञानेश कुमार, इनके प्रति तो विपक्षी दलों को छोड़ दीजिए, जनता का भरोसा और विश्वास हट गया। ये अमित शाह, ये पॉलिटिकल नैरेटिव है जगदीश सिंह जी, ये पॉलिटिकल नैरेटिव है। मैं तो अपने इलेक्शन कमिश्नर पर विश्वास करता हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करता हूं, मैं तो ईडी, सीबीआई, रॉ सब पे विश्वास करता हूं। ये तो एक पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल नैरेशन है कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं है। मैं बतौर नागरिक करता हूं। ठीक है, मैं आलोक पांडे जी के पास जा रहा हूं। आलोक पांडे, रोहित जी मैं आपके पास आऊंगा। आलोक पांडे, एक तो बहुत बड़ी विडंबना यह है कि इतने बड़े बड़े सबूत कांग्रेस पार्टी के पास हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। दक्षिण भारत से लेकर महाराष्ट्र के बारे में राहुल गांधी बात कर चुके हैं, आज हरियाणा के मुतल्लिक उन्होंने बातें की हैं। लेकिन मैं बार बार सवाल यही पूछ रहा हूं कि अगर इतने गंभीर आपके पास सबूत है, इतने गंभीर आरोप है, तो इलेक्शन कमीशन के कान पे जून नहीं रहेंगी जब तक आप लीगल रेमेडीज के लिए नहीं जाएंगे। ऐसे तो कोई भी, मैं भी सड़क पे प्रेजेंटेशन दे दूं, आपके बारे में 100 बातें गलत बता दूं, मैं आपको क्या फर्क पड़ता है जब तक कि मैं आपके खिलाफ कोई लीगल तरीके से आगे ना बढ़ूं या कोई और कदम ना उठाऊं। नहीं तो इलेक्शन कमीशन क्यों पॉलिटिकल पार्टी के पचड़े में फंसना चाहेगा? आलोक पांडे जी। अभी भाई आप हमसे ऐसा प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद अभी मैं उसका उत्तर दूंगा और फिर ये लोग शुरू हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुझे पैसे देती है। सच बोलने में फिर बड़ा बवाल हो जाता है। आप इतना ऐसा कुछ ऐसा सरल पूछ लिया करिए, ऐसा प्रश्न लाके फंसाते हैं और मैं सही से उत्तर दूंगा और फिर बुरा लगना शुरू हो जाएगा। कोई बात तो मैं सिर्फ पहले आपके इस प्रश्न को मैं गैप करता हूं, पहले मैं अपनी बात कहूंगा। ठीक है, पहले अपनी बात। पहला यह है कि राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया लोकतंत्र में, और प्रश्न उठाने का हक है। अगर राहुल गांधी 99 बार गलत हो जाए तो भी एक बार उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। अगर लोकतंत्र का मतलब ये प्रश्न उठाने की शक्ति, तो राहुल गांधी ने अगर कोई बात कही है तो ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि जो उससे जुड़ी संस्थाएं वो अपना जवाब दे। अब प्रश्न दूसरा आता है कि लोकतंत्र से जुड़ी संस्थाएं कितने बार जवाब दे। अगर मैं देखूं तो पिछले 4, 5, 6 साल से लगातार कपिल सिब्बल जब कांग्रेस पार्टी में थे और वो विदेश में आते थे, वहां ईवीएम हैक हो सकता है, तो पहले ईवीएम का नैरेटिव सेट हुआ। अब ईवीएम उस सती प्रथा सिस्टम या कहे अग्नि परीक्षा से पास हो गया। ईवीएम भाई पिछले 8-10 साल से खराब था ना, ईवीएम अब सही हो गया। अब वोटर लिस्ट खराब हो गई, तो पहले भाई सब लोग तय कर दो कि ईवीएम बेवफा है या वोटर लिस्ट बेवफा है। अगर वोटर लिस्ट बेवफा है, उसमें गड़बड़ी है, तो उस पर लड़ाई लड़ी जाए, या ईवीएम बेवफा है उस पर लड़ी जाए, या जनता बेवफा है तो जनता की लड़ाई लड़ी जाए। ये पैरामीटर में भाई गोल कितने बार आप लोग स्किप करेंगे? ईवीएम ईवीएम ईवीएम, अब ईवीएम ठीक हो गई, ईवीएम चमाचम है, अब वो बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई, अग्नि परीक्षा से पास। तो मुझे लगता है कि ये नैरेटिव जनता उस तरह से नहीं लेती है, क्योंकि राहुल गांधी ने ठीक 66 दिन पहले
एक महिला का नाम जो अभी बीजेपी के नेता या 2-3 लोगों के नाम लेके आए थे, जिसने नैरेटिव बनाया कि भाई ये गड़बड़ है। आपने जो एग्जाम्पल दिए, आपकी टीम ने जो उदाहरण बताए, वो उदाहरण तो फेक निकले, वो उदाहरण झूठे निकले। तो आप बताइए कितनी बार भेड़िया है, भेड़िया आती जाता भेड़िया देखते, लेकिन हर बार भेड़िया मिलते नहीं। तो कितनी बार आपकी बात पर भरोसा किया जाए? आप लगातार किस मानसिकता से भारत के लोकतंत्र पर हमला में करते हैं? एक घर में 100 वोट मिले, इसकी मीडिया ने भी प्रमाणित जो माता रानी कसम है, आपके सब में मेरे को सब नहीं बोल योगेश जी, उनको बात पूरी करने में आप क्या हूं, मैं आपके पास बारी बारी से मैं सबके पास आ रहा हूं, मैं सबके पास आऊंगा योगेश जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, फिर कहता हूं, राहुल गांधी के प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए इतना सटीक। और आपको बता दें अमित भाई, राहुल गांधी के प्रश्नों का उत्तर है, वो है इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा रहा है। आप देखिए इसकी क्रेडिट किसको जाएगी? राहुल गांधी को नहीं जाएगी क्या? एसआईआर है क्या? वही तो गड़बड़ी है जो मान लेते हैं कि राहुल बीजेपी हरियाणा में धोखे से जीत गई, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दी। अच्छा बताइए, एसआईआर हो जाएगा तो बीजेपी धोखे से नहीं जीत पाएगी। एक तरफ कांग्रेस कह रही है एसआईआर ना करो, यदि वोटर लिस्ट सही ना करो, एक तरफ ये कह रही है, एक तरफ कह रही है कि बीजेपी कर 22 लाख मतदाताओं को, फर्जी मतदाताओं को लेकर के जीत गई। तो यार अमित भाई, आप ये बताओ कि सही क्या? 2 मिनट तो सरगे कौन जाएगा? या तो एसआईआर गलत है या फिर बीजेपी वाला जो भाई चल रहा है वो सही है। अब बीजेपी भी गलत है और एसआईआर भी गलत है। अमित जी, ये दोनों बातें कैसे हो सकता है? विरोधाभासी है। और इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर कर रहा है, इसका मैं 200% क्रेडिट अमित जी राहुल गांधी को देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे राहुल भाई की वजह से तो बीजेपी तो वही कर रही है जो राहुल गांधी चाहते हैं, तो इसमें फिर लड़ाई किस बात की है? इसका तो स्वागत करना चाहिए था राहुल गांधी को, वो विरोध में है। ममता बनर्जी को स्वागत करना चाहिए, वो भी यही कहती हैं बीजेपी के बारे में। डॉक्टर रोहित, ये बहुत वैलिड पॉइंट आलोक पांडे ने उठाया है कि आप अनियमितता की बात करते हैं, वोटर लिस्ट में, वोटिंग सिस्टम में, ईवीएम में। एसआईआर हो जाएगा तो सारी खामियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपको एसआईआर से भी दिक्कत है और आप पीछे से बैक बेंचर की तरह पर्चा उठा उठा के बोलते भी कि भाई गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। नहीं अमित भाई, थोड़ा सा मुझे लगता है मैं एक कनेक्शन कर दूं आपकी बात को। इनको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, इनको बिहार में एसआईआर होगी तो दिक्कत है, वेस्ट बंगाल में होगी तो दिक्कत है, लेकिन महाराष्ट्र में कराइए उसके समर्थन में रैली करेंगे। ये समस्या है। ये राज्य देख के स्थिति तय करते हैं। यदि बंगाल में किसी बच्ची का हॉस्पिटल में रेप होता है तो वहां कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, राहुल गांधी कुछ नहीं लिखेंगे, अखिलेश यादव कुछ नहीं लिखेंगे, उत्तर प्रदेश में सीना पीटने चले जाएंगे बीजेपी शासित। इनके चुनावी एजेंडे राज्य देख के तय होते हैं। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के हमारे साथी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हरियाणा में जो वोटिंग प्रतिशत था वो बीजेपी का था 39.94 और इनका 39 जी, और हमारी सरकार आ गई। ठीक, हिमाचल में क्या था? 43.9 हमारा था जी, 40% आपका था। बहुत कम फर्क था। सरकार किसकी बनी? सरकार किसकी बनी? अभी आइए झारखंड में क्या हुआ? हम 33% थे, जेएमएम 31% था, आपने सपोर्ट कर दिया, सरकार बन गई वहां पे। तो ये आंकड़ों में मत खेलिए, क्योंकि आंकड़ों में खेलने से पहले ये ध्यान रखा करिए, आंकड़ों का मास्टर आपके सामने बैठा है, आंकड़ों में खेलिएगा तो खूब फंसाऊंगा। ये इस तरह के आरोप लगाना गलत है। आप मुझे बताइए क्या प्रक्रिया होती है? क्या राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको प्रक्रिया का पता नहीं है क्या? कोई अबोध बालक है क्या? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपको कोई त्रुटि मिली, आप कानून का सहारा लीजिए। जब आपने 12 अगस्त को वहां खड़े होकर के कहा सदन में, चुनाव आयोग ने पहली प्रतिक्रिया क्या कही? आप आइए लिखित में कंप्लेन दीजिए। ये सही तरीका है या जो ये कर रहे थे वो सही तरीका? दूसरी बात, अगर एक मॉडल, इसकी फोटो एक चुनावी उसमें लिस्ट में 20 जगह लगी है, किसने आपत्ति करी? 20 जगह नाम लिखा है, किसने आपत्ति करी? आपने कहा इस एक पते पर 100 लोगों के वोट रजिस्टर्ड हैं। आपको पता है ना कि जितने भी वोटर डिसाइड होते हैं एसीआई की वर्ड उस पे होते हैं साइट पे, और उनके इपिक नंबर होते हैं। मुझे एक बता दीजिए, एक घर में 100 इपिक नंबर दर्ज हुए हो। हवा में शिकायत करने से कुछ नहीं होता भाई, हवा में आप बात करिएगा। और अमित भाई, मैं बहुत दावे से कह रहा हूं, बिहार हार रहे हैं इसलिए अल्लाह बल्ला सल्ला कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास एजेंडे नहीं बचे, अब इनके पास काम नहीं बचा, इनके पास बात नहीं बची है, इसलिए बिहार के चुनाव में हरियाणा ले आए। अरे भाई, 2 दिन बाद जो है कल जो है इलेक्शन है, वहां कल इलेक्शन है।
आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपको समझ में आ गया जनता का रुख क्या है। ये लोग यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अमित भाई, वोटिंग प्रतिशत मैंने आपको बता दिया, जहां हम ज्यादा थे वहां भी आपने सरकार बना ली। ये वोटिंग प्रतिशत का खेल मत खेलिए। वोटिंग प्रतिशत डिसाइड नहीं करता है, डिसाइड सीट्स करती हैं, नंबर ऑफ सीट्स। और अगर वोटिंग प्रतिशत डिसाइड हो रहा होता तो जहां 2-4 जगह आप बचे हुए वहां भी आप नहीं रहते, वहां भी हम निकाल लिए होते। ठीक है, तो एक ब्रेक के लिए आंकड़े संवैधानिक है, उससे बात किया करिए। ठीक, डॉक्टर योगेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो डॉक्टर रोहित ने जो डेटास बताए हैं, आप बार बार आप लोग वकालत करें कि बैलेट पेपर वापस आना चाहिए, उस पर वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन आपको याद है बैलेट पेपर के साथ क्या होता है? एक मग्गा पानी भी अगर बैलेट बॉक्स में डाल दें तो सब खत्म, जला दिए जाते हैं, लूट लिए जाते हैं। पोलिंग बूथों में बिहार में क्या स्थितियां थी 90 के दशक में कि बैलेट पेपर नदियों में बहा दिए जाते थे बैलेट बॉक्स के समेत। तो कम से कम ईवीएम में ये तो है कि डेटा आपका सुरक्षित है, आप उसे हैक नहीं कर सकते, आप उसे जला नहीं सकते, मॉनिटरिंग हो रही है। बैलेट पेपर में तो और भी अंधेर नगरी थी पहले। योगेश जी मैं आता हूं, डॉक्टर रोहित आता हूं। मैं बात कर रहा हूं कि जो बैलेट पेपर का जो चुनाव है, हाँ जी हाँ जी, उसको देखिए, अभी मैं पांडे जी की बात को सुन रहा था कि ये वो बोल रहे थे कि ये डिसाइड करे कि आपका इनका आज आप जो वोट चोरी का जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, तो हम ये नहीं है कि आज हम इसको ईवीएम मशीन को ठीक बता रहे हैं। आज भी हमारा सवाल वहीं खड़ा है, क्योंकि देखिए ईवीएम मशीन की जो गड़बड़ी है, जो उसको जिस भी तरह से अमेरिका जैसे देशों ने जो उन्होंने भी बैलेट पेपर पे चुनाव शुरू कर दिए, तो एक पर्सन क्या है इतने समय से देश में, तो उसका देखिए अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो उसमें ठीक है, आप इस पे जो सुधार करना चाहिए। और देखिए बैलेट पेपर में आप ईवीएम के माध्यम से, हमारे हरियाणा का ही उदाहरण देता हूं पांडे जी को, एक रानिया विधानसभा की सीट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि इसकी दोबारा रिकाउंटिंग करवाई जाए इन मशीनों की। पांडे जी, तो उन मशीनों की रिकाउंटिंग के आदेश पे डीसी साहब ने रिकाउंटिंग शुरू के लिए डेट के लिए नोटिस भेज दिया उम्मीदवार को। जब हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने सवाल उठाया तो उन्होंने क्या किया, डीसी जो चुनाव आयुक्त ने, कि उन्होंने कहा कि ये जो इसको जो मशीनों का जो है डिलीट करके डाटा, हम तो आपको सैंपल वोट दिखाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे जो मशीन में वोटिंग हुई है उसकी रिकाउंटिंग हो, क्योंकि उन्होंने रिकाउंटिंग कर वो उसके पे भी रोक लग गई, अभी भी मामला पेंडिंग है। तो मैं बताना चाहूंगा अमित जी, ये इतना बड़ा इसमें आज देश के साथ, अगर जिस दिन ये सच्चाई आज राहुल गांधी जी ने रखी है, इससे पहले 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिस दिन बिल्कुल मैं समझता हूं जिस दिन ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जनता में, उस दिन क्या अर्थ होगा बीजेपी का, ये पूरा देश समझ सकता है। बहुत बड़ी क्रांति आएगी, क्योंकि ये जो धोखा किया है जनता के साथ, जनादेश के साथ, जनता इसे भूल नहीं सकती कभी। और ये अभी मेरे पास प्रवक्ता जी कह रहे थे भाजपा के, मैं रोहित जी की बात का जवाब देता हूं। अभी जो बात रख रहे थे कि आंकड़ों का खेल, अरे आंकड़ों का तो वहां गठबंधन में झारखंड में सरकार बनी है, और आप लोगों ने तो स्पष्ट रूप से एक और सीट उचाना की। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 32 वोटों से आपने गोलमाल करके हरियाणा में चुनाव जीता हुआ है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से रिकाउंटिंग के निर्देश दे दिए। जब आप जीत ही रहे हो, जब इनका बीजेपी का उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो आपको क्या डर है भाई? आप क्यों जा रहे हो? जब आप वास्तविकता में जीत रहे हो, तो अभी की घटना है। हरियाणा का जो सैंपल है, जो हरियाणा में जो हुआ, पूरे देश ने देखा है। ये जो कह रहे हैं कि जनता क्यों नहीं सवाल उठा रही, मैं आपको बता रहा हूं, आज भी हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी जो नायब सैनी जी हैं, उन्हें चुटकुला मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। और आप देखिए, तो आज पूरे प्रदेश को पता है आज इनकी सरकार चुराई हुई सरकार है, जनता का कोई विश्वास नहीं है। और इसी तरह जो ये बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की मैं इन्हें बता दूं, हरियाणा में किस तरह से इन्होंने एक आईपीएस दलित के साथ अत्याचार किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 1 सप्ताह तक उनकी धर्मपत्नी आईएएस है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जब माननीय राहुल गांधी जी गए
और उन्होंने उसकी संवेदना सुनी। योगेश यादव, हम इलेक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं, हम इलेक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं, हम SIR पर, हम वोट चोरी की बात कर रहे हैं, आप कहां चले गए? देश का दलित देख रहा है जो आप जाति कर रहे हो, हर समाज के साथ आप जाति कर रहे हो। ठीक है, डॉक्टर रोहित सक्सेना, योगेश जी पॉइंट पे रहते हैं, ये डिबेट राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन पे है योगेश जी। और जनता, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर रोहित, अमित भाई, ये बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। योगेश भाई, मेरा नंबर है, योगेश जी, अभी सुनेंगे आपको, योगेश भाई सुनेंगे। ये बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति को चुनाव तो बैलेट पेपर पे हारे, फिर क्या मतलब? देखिए, ऐसी बात करते हैं, बैलेट पेपर अरे है भाई, बैलेट पेपर पे भी आप हारे हैं, क्या बदल सकते हैं? दूसरी बात, आपकी बात मैंने सुनी है भाई, सुनिए, मेरी भी सुनिए, मुझे पता है, मैं दुख की रख में हाथ रख देता हूँ तो समस्या आती है, मुझे पता है। थोड़ा सा अरे मुझे पता है, मैं ऐसी नस दबाता हूँ जहाँ से आवाज आने लगती है। सुनिए ना, अभी आपने अमेरिका का एग्जांपल दिया, एक मिनट रुकिए भाई, ऐसे आपकी भी बात समझ, फिर आप बोलेंगे तो मैं परेशान करूंगा, ऐसा नहीं अच्छा लगता। डिबेट में आपने बोला, मैंने सुना है, एक मर्यादा रखते हैं। आपने अमेरिका की बात करी, अमेरिका में भी तो नासा में भारतीय वेदों पर रिसर्च हो रहा है, अभी भारत में होने लग जाएगा तो आप हिंदू और मुस्लिम खेलने लग जाएंगे। क्या समस्या है आपकी? अच्छा, अमेरिका कुछ भी करे, हम क्यों करेंगे अमेरिका को फॉलो? मुझे बताइए, आपकी होगी इस तरह की प्रवृत्ति, अमेरिका में क्या हो रहा है? अरे हम जो कर रहे हैं दुनिया उसको फॉलो करे। ये पहली बार हमने अभी ट्रैक से, जैसे आप हटते हैं, अगर मैं पूरा डिबेट अरे सुनिए, आपने कहा कि सामने क्यों गए? क्योंकि हमें कोर्ट में और संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास है, इसलिए हम गए। आप क्यों ये करते हैं? क्योंकि आपको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए। हम संवैधानिक रास्ते अपनाते हैं, यदि कोई भी विषय आता है तो हम संवैधानिक रास्ते अपनाते हैं, आपकी तरह सस्ती पब्लिसिटी लूटने नहीं भागते हैं, कम से कम। जैसे अभी आपने एक दलित IPS की बात करी, अरे रुकिए भाई योगेश भाई, आपने बोला मैंने सुना है, क्यों डिबेट को खराब कर रहे हैं? मैं पूरी डिबेट खराब करूंगा, क्या फायदा है? अभी आपने एक दलित IPS का जिक्र किया, वेस्ट बंगाल में दलित सांसद को पीटा गया, क्या प्रतिक्रिया आई आपकी? यही क्या मतलब, राज्य देख करके आप बच्ची की अस्मिता तय करेंगे, राज्य देख करके आप जाति तय करेंगे, राज्य देख करके योगेश याग, हम दलितों पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं योगेश याग, ये डिस्कशन दलितों पे नहीं, आप डेविएट मत हुए। राहुल गांधी पर डिस्कशन है, उनकी प्रेजेंटेशन में डिस्कशन कर रहे हैं, हरियाणा की वोट चोरी पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जगदीश सिंह जी, मुझे एक बात बताइए कि जो बात आलोक पांडे भी कह रहे हैं, बोलने नहीं दिया गया, ये अच्छी बात नहीं, मैं सबको आराम से सुनता हूं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है योगेश जी, प्लीज, फिर मैं भी इस तरह की हरकतें करूंगा और मर्यादित मैं आता हूं, डॉक्टर रोहित, मैं आपके पास आता हूं। जगदीश सिंह जी, योगेश जी प्लीज, जस्ट होल्ड ऑन, योगेश जी जस्ट होल्ड ऑन, प्लीज अलाउ अदर पर्सन टू स्पीक। सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, आलोक पांडे भी कह रहे हैं कि या तो बैलेट पेपर खराब हो जाता है, या तो वोटर लिस्ट खराब हो जाती है, तो वोटिंग मशीन में आपको दिक्कतें आती हैं। अगर मैं आपसे सेम यही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो क्यों नहीं लीगल रेमेडीज अख्तियार कर रही है आपकी पार्टी? चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे देश के किसी भी राज्य की बात हो, दरवाजा तो खुला हुआ आपके पास लीगल एक्शन का। आप वक्फ बिल के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो इसके खिलाफ अपील क्यों नहीं कर सकते? देखिए अमित जी, ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं ये हमारा नेतृत्व तय करता है, और हम आपके कहने से थोड़ी लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन के लिए कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। कौन सा राइट्स किसी के तौर पर खत्म हो रहा है, उसमें लीगल एक्शन की बात होती, समझ रहे हैं ना? अब कहां पर क्या लीगल एक्शन बनता है तो लोग करते भी हैं। अब आपके बताने से अभी जी थोड़ी हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। जब कोई ऐसा तथ्य आएगा तो निश्चित रूप से जाते हैं, सारे लोग जाते हैं। ये तथ्य छोटा है जगदीश सिंह जी कि 25 लाख वोट चोरी हो गए हरियाणा में, ये तथ्य छोटा है? नहीं, अब ये राहुल जी जो इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? इलेक्शन कमीशन को, उसको राहुल गांधी जी को करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो भारतीय जनता पार्टी के एक शाखा है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। इलेक्शन कमीशन ने अपना सारा अस्तित्व खत्म कर दिया है। डॉक्टर रोहित, मैं आपके पास, मुझे आलोक जी के पास जाना भी। हाँ ठीक है सिंह साहब, समझ रहे हैं? आलोक जी जैसे लोग इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, आ रहा हूँ रोहित जी, 10 सेकंड के लिए। हाँ
सिंह साहब आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। हाँ। और कहेंगे ज्यादा कहेंगे तो कहेंगे आलोक जी कहने लगेंगे हम उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सारी की सारी मीडिया, सारा का सारा खेल जो है सरकारों का है। हमारी सरकार आएगी, जब जनता हमको देगी तो आप ही लोग हमारी जैसी बात करने लगेंगे, इलेक्शन कमीशन हमारी बात करने लगेगा। आज हम लोग विपक्ष में हैं तो सक्सेना जी की बात आप सुन रहे हैं अमित जी। अरे मैं आपको भी तो सुन रहा हूँ सिंह साहब, मैं आपको भी तो सुन रहा हूँ। हाँ। तो आज हमारी नहीं सुन रहे, हम सड़क पे हैं। अरे हम आपकी सुन तो रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं? जब हम सत्ता पे आएंगे तो आपको हमारी सुननी पड़ेगी। तो यही हाल है सारा का सारा तंत्र जो लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ रहेगा 20 साल। जगदीश भैया अभी 20 साल तो नहीं आ रहे हैं आप। ऐसा है कि आप बैठे रहिए, दिन में स्वप्न देखिए। आप एक तो ऐसा है कि दुआ लगेगी हम बैठे रहेंगे, आपकी दुआ लगेगी हम बैठे रहेंगे। जगदीश भैया आप बड़े हैं हमसे, आपने हमको आशीर्वाद दिया, हम बैठे रहेंगे। आप निश्चित रहिए 20 साल तक हिलने वाले नहीं है अभी, कम से कम आपका आशीर्वाद हमको लगेगा जी। आप बड़े हैं जी, आपको अपने पुलाव पकाने हैं, बड़ों का आशीर्वाद लगता है, बहुत जनार्दन है। 20 साल हम जमे रहेंगे। सक्सेना जी भैया आप बड़े हैं हमसे, थोड़ा सा आदरणीय, आपने हमको आशीर्वाद दिया, हम बैठे रहें। और निश्चित नहीं, आपको हम आशीर्वाद कभी, हम आपको श्राप भी नहीं देंगे। आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आशीर्वाद तो बहुत, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा जगदीश। भारतीय जनता पार्टी हमारे श्राप के काबिल नहीं है। 20 साल हम लोग समाजवादी हैं, लोकतंत्र की एक पहली है। और आप जैसे लोग जो लोकतंत्र को नोचने वाले हैं, गिद्ध जैसे नोचने वाले हैं, आप जैसे लोगों ने लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया, आप जैसे लोगों ने संविधान की हत्या की है, संवैधानिक संस्थाओं का भैया आपने तो पार्टी छीन ली शिवपाल सिंह से। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हमने जनता की, आपने तो पार्टी छीन ली भाई। जन कल्याण के काम शिवपाल चाचा को धोखा दे करके आपने तो पार्टी छीन ली और आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। बेचारे जो है घर का मामला है, हलवा खिला करके उनको मतलब वही है। ठीक है आलोक पांडे, ठीक है डॉक्टर रोहित, लेट्स नॉट गो टुवर्ड्स दैट, लेट्स नॉट डू दैट सर। ये विषय नहीं है, विषय नहीं है सिंह साहब, ठीक है ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं। आलोक पांडे जी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर रोहित, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट फॉर टुडे, वी आर नॉट डिस्कसिंग समाजवादी पार्टी फैमिली ट्री। ठीक है आलोक पांडे जी, ठीक है सिंह साहब इस विषय पे हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आलोक पांडे जी मुझे एक बात बताइए, जैसे अब जगदीश सिंह जी कह रहे हैं कि भाई ये हम डिसाइड करेंगे हमें लीगल एक्शन लेना है कि नहीं, प्रेजेंटेशन से क्या दिक्कत है? तो दिक्कत तो किसी को भी नहीं है, दिक्कत तो बीजेपी को भी नहीं है। जब तक कि देखिए, जब तक किसी विषय पर कोई एक्शन ना हो, कोई नुकसान ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई चोट अगर दर्द ना दे तो उस चोट के बारे में आदमी सोचता नहीं है। तो अगर कोई विषय है जिस पर प्रेजेंटेशन हुई है, जिस पर एक रेक्टिफिकेशन हुआ है, राहुल गांधी ने प्रूफ दिया है, वो बहुत बड़ी बात है भाई। 25 लाख वोट चोरी होना, इट्स अ मैसिव इश्यू इन हरियाणा। लेकिन अगर विपक्ष ये कह रहा है कि हम सोचेंगे कि इस पर लीगल एक्शन लेना नहीं, तो मंशा पर सवाल खड़े होते हैं आलोक पांडे कि आपकी जो मंशा है वो डेरोगेटरी है। यू जस्ट प्लानिंग अ पॉलिटिकल वेंडेटा। आप चाहते नहीं कि इसमें कुछ निकले, आप चाहते नहीं कि इसका कुछ रेक्टिफिकेशन हो, आपसे कोई पॉलिटिकल वेंडेटा लेके आ रहे हैं, पब्लिक में जाना है, बताना है, यूफोरिया क्रिएट करना है, बिहार में इलेक्शन है और उसका फायदा उठाना चाहते हैं। am I right or wrong? आलोक जी, अमित जी, तो हम राजनीति तो करेंगे ही करेंगे। आलोक जी, am I right or wrong? जी देखिए, अब क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है जगदीश जी, बड़े भाई है मेरे, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, तो उन्हें पता है कि किन तथ्यों पर कोर्ट जाया जाता है जी। तथ्यों पे कोर्ट जाते हैं ना, फैक्ट्स स्ट्रांग होंगे तो ही तो कोर्ट जाएंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि लीगल एक्शन लेना है कि नहीं लेना, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। आपने तो भाजपा के प्रवक्ताओं को बुलाया हुआ है, आलोक पांडे जी भी भाजपा के प्रवक्ता है। योगेश जी आपकी बारी नहीं है। योगेश जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं बारी बारी से सबके पास जा रहा हूँ। योगेश जी इट्स नॉट योर टर्न। योगेश जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं सबके पास बारी बारी से जा रहा हूँ। आई कम टू यू योगेश जी, मैं छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मैं बस उतना ही कह रहा हूँ। योगेश जी, I'll come to you. योगेश जी, I'll come to you. Stay. Relax. मैं आ रहा हूँ योगेश जी, आपके पास आ रहा हूँ। Relax योगेश जी। हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास। आलोक की बात पूरी करिए, मैं आ रहा हूँ योगेश जी आपके पास। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्योंकि वो सीनियर एडवोकेट, मैं थोड़ा सा जूनियर हूँ, मैं भी उसी विधा में हूँ, वो भी मेरा एक काम है, तो मुझे पता है कि कौन से ग्राउंड होते हैं। इस देश में 12 बजे रात में आतंकवादियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय खुल जाता था, आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात में। और ये लोकतंत्र चोरी होने का आरोप लगा रहे हैं, 22 लाख मतों के चोरी होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन न्यायालय नहीं जा।
ठीक है, मैं मानता हूं कि उनकी स्ट्रेटजी होगी, पहले हम जनता के बीच में जाएं, एक कियोस्क क्रिएट करें और उसके बाद न्यायालय जाए। तो मैं उस दिन का वेट जरूर करूंगा कि जिस दिन ये न्यायालय जाएंगे, क्योंकि जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सेहत में कोई फर्क पड़ नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे लगता है कि तथ्यों के आधार पर राहुल गांधी जी अवश्य ही न्यायालय जाएंगे और उनके तथ्य मजबूत जरूर ठीक है। योगेश सिहाग, आप लोग कोर्ट कब जा रहे हैं? नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है योगेश सिहाग, आप कोर्ट का रुख कब कर रहे हैं? योगेश जी, मैं ये बात दावे से, मैं भी एडवोकेट हूं जी, और मैं अच्छी तरह से समझता हूं। आपने इनको राजनीतिक विश्लेषक बना के यहाँ बुलाया है, लेकिन ये तो भाजपा के प्रवक्ता है, ये तो एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। ये बात तो आलोक पांडे ने पहले डिस्क्लेमर दे दिया था। आलोक पांडे जी ने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी से वो आज सवाल विपक्ष से कर रहा है। देखिए, ये चौथा स्तंभ है, ये हमारे देश का चौथा स्तंभ है। जी योगेश जी, योगेश जी, मैं अकेले काफी हूँ योगेश भाई, आप लोगों के लिए बहुत काफी हूँ। काय को किसी पे आरोप लगा रहे हैं? काय को आरोप? अभी जगदीश भाई ने मीडिया को आरोप लगा दिया, आप राजनीतिक उस पे लगा रहे हैं। आप कभी ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, कभी चुनाव आयोग पे लगाते हैं, भाई साहब अभी मीडिया पे लगाते हैं, फिर कभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट पे। आरोप तय करिए कहाँ लगाना है। योगेश जी बात रखिए, योगेश कहाँ लगाना है, परंतु ये नहीं रख सकते क्योंकि मीडिया हाउसेस को भारतीय जनता पार्टी ने पैसे से खरीदा हुआ है। और ये किस तरह से, पांडे जी आपको क्या लालच दे दिया इतना बड़ा? बैग लेके आप गए थे, बैग लेके आप गए थे योगेश भाई, बैग लेके कौन गया था? योगेश जी क्या बात करते हैं? दावे से आप कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी मीडिया हाउस को खरीद सकती है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कभी भी न्यूट्रल हो गए ये पांडे जी। बैग तो आप ही ने ढोए होंगे, इतना पुख्ता तरह से आप कह रहे हैं बैग आप ही लेके गए हो, क्या बताया? आप राजनीतिक विश्लेषक बनना चाहते हैं, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, आप बायस्ड होके बात ना कीजिए। राहुल गांधी को दीजिए राजनीतिक विश्लेषक को, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। सर आप अपना नंबर दीजिए। तो आपको भी नहीं कर रही है, 2014 से तो आपको भी नहीं कर रही है योगेश भाई। जनता तो 2014 से आप आलोक पांडे में नंबर भेजता हूँ, मैं इनका नंबर भेजता हूँ। कर दी तो दूसरा भी बंद कर देगी। योगेश जी मुद्दे की बात करते हैं। योगेश सिहाग, योगेश ठीक है, आलोक पांडे जस्ट होल्ड ऑन। योगेश जी मुद्दे की बात करते हैं। बीजेपी ने मीडिया हाउस से तो खरीद लिया, ठीक है, बैग झोला और सब पैसा आपके सामने शायद गया होगा, आपको पूरी जानकारी है, आपने सब डिटेल आपके पास है, ठीक है। वो विषय आज नहीं है ना। विषय ये है, क्या इतने गंभीर मसले पर जो खुलासा राहुल गांधी ने किया है, चाहे वो महाराष्ट्र को लेकर रहा हो, दक्षिण भारत को लेकर रहा हो और हरियाणा को लेकर है, क्या ये गंभीर विषय लगता है आपको? और क्या इस पर एक पूरा पैनल बनाकर क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाना चाहिए? क्या लीगल रेमेडी लेनी चाहिए? आप बतौर वकील आप बता दिए। जगदीश भाई को तो लगता है कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो फॉर अ लीगल एक्शन। आपको क्या लगता है बतौर वकील? देखिए अमित जी, देखिए ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और 1 साल की रिसर्च के बाद आज खुलासा हुआ है और विद प्रूफ के साथ माननीय राहुल गांधी जी ने खुलासा किया है। और उससे आप समझ लीजिए, अभी मैं इनकी बात सुन रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों आगे आते हैं, क्यों पीसी करते हैं? वो चुनाव आयोग कहां गायब है? कितना बड़ा विषय है कि चुनाव आयोग मौन धारण किए हुए हैं। और जब से सीजीआई को आपने उसके ईसी के जो सिलेक्शन में सीजीआई को बाहर किया है, तब से ही ये जो घोटाले, वोट चोरी की संख्या बढ़ी है। क्योंकि आप जो सीजीआई में इंटरफेरेंस टोटली जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी और अमित शाह जी की रहती है, पूरा देश जानता है। आपने जो हर तरह से जो संवैधानिक रूप से न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया जो चौथा स्तंभ था, सबको आपने ध्वस्त कर दिया है। और मैं समझता हूं जिस उद्देश्य के साथ बाबा साहब ने संविधान बनाया था, उस संविधान की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये पांडे जी जैसे जो राजनीतिक विश्लेषक है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो आज जो मीडिया को उठाना चाहिए था ये ठीक है योगेश जी, डॉक्टर रोहित के पास जा रहा हूं, ज्यादा नहीं 2 मिनट बचा है योगेश जी। आई एम ओनली लेफ्ट विद 2 मिनट्स सर। वो मीडिया आज विपक्ष पे ही आरोप लगा रहा है, कितनी बड़ी बात है। माय पीसीआर इज सेइंग टू रैप द शो, आई एम ओनली लेफ्ट विद 2 मिनट। डॉक्टर रोहित 60 सेकंड आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं आलोक जी के पास जाऊंगा और क्लोजिंग लूंगा मैं सिंह साहब से। हां, इनका ये कहना है अमित भाई कि चुनाव आयोग क्यों नहीं आ रहा है, बीजेपी क्यों आती है? क्योंकि आप सही प्रक्रिया का पालन करके चुनाव आयोग को शिकायत नहीं कर रहे हैं। आप सही प्रक्रिया का पालन करिए, exactly. दस्तावेज दीजिए, exactly. उसकी एक प्रक्रिया का फॉलो करिए, चुनाव आयोग आपको देगा।
अगर आप इस तरह से आकर के टीवी पे बोलेंगे तो हम भी आकर के बोलेंगे, पहली चीज। और आप बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, शोभा नहीं देता योगेश जी, शोभा नहीं देता। संविधान निर्माता को भारत रत्न कब दिया गया और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री लेते हुए खुद भारत रत्न कब ले लिया? आपको शोभा नहीं देता, आपको बाबा साहब का नाम लेना भी आपके मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि जिन बाबा साहब का आप नाम ले रहे हैं उनको कब भारत रत्न दिया गया और इंदिरा गांधी ने स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए कब ले लिया? योगेश सिंह जी, क्लोजिंग कमेंट। इतिहास में दर्ज है। योगेश सिंह आप जी, नाम मत लीजिए बाबा साहब का, आपके मुंह से शोभा नहीं देती, उनका नाम खराब हो रहा है। योगेश सिंह जी, शायद आप साथ हैं? जो है योगेश जी, आप हमारे साथ हैं? जगदीश सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जगदीश जी, आपके क्लोजिंग कमेंट सर, 40 सेकंड आपको दे रहा हूं। योगेश जी, इट्स नॉट योर टर्न सर। जगदीश सिंह जी, देखिए अमित जी, ये बिल्कुल सत्य है कि जो हम लोग कहते आए हैं, सारे के सारे विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन विपक्ष की बात न सुन करके अपनी पारदर्शिता, अपनी निष्पक्षता पर कलंक लगा रहा है। इलेक्शन कमीशन को विपक्ष की बात सुननी चाहिए और उनका सार्थक जवाब देना चाहिए, जिससे जो एक अविश्वास पैदा हुआ वो अविश्वास खत्म हो। हम इस आपके टीवी चैनल के माध्यम से और इस देश की जनता के लिए ये कहना चाहते हैं, जो विपक्ष आवाज उठाता हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, उनकी बात का सार्थक जवाब दे और तभी इलेक्शन कमीशन ठीक है। आलोक पांडे, क्लोजिंग। ठीक है सिंह साहब, कायम कर सकता है। ठीक है, डन। आलोक पांडे, क्लोजिंग, 60 सेकंड सर आपको। अमित जी, जो कांग्रेस के हमारे भाई कह रहे हैं कि जब से इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का हटा दिया गया है, तब से बहुत गड़बड़ हो गया है। टीएन सेशन के समय में टीएन सेशन को कमजोर करने के लिए 3 सस्ती इलेक्शन कमीशन कर दिया था और बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की बात कर दी थी। यही कांग्रेस थी ना? कब कांग्रेस के समय में सर्वोच्च न्यायालय का जो जस्टिस होता था, तब तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट डिसाइड करती थी कि कौन बनेगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसलिए आप जब सत्ता में रहे, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, और जब दूसरा कोई सत्ता में है और वो जो भी एक प्रक्रिया बने वो गलत ही है। टीएन सेशन को खत्म करने के लिए आपने उसे 3 सस्ती बनाया था, उस पे आप चुप हो जाते हैं। तो इसमें इस तरह की बातें। थैंक यू सो मच आलोक पांडे जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश सिहाग जी, जगदीश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए।